ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स के ऊपर। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबी है और ड्रग्स भी बहुत सारे हैं, तो हमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। मैं पहले ही बता देती हूँ, इट विल टेक टाइम। ओके, एंटीबायोटिक्स वैसे तो हम लोगों ने एंटी कैंसर ड्रग्स में भी बात की थी कि एक ऐसे सेल्स जिसमें डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था, हम डीएनए की सिंथेसिस को रोक रहे थे, लेकिन वो सेल हमारा था, राइट? वो सेल हमारा खुद का था, क्योंकि कैंसरस सेल हमारी बॉडी के खुद के ही सेल्स हैं जो किसी म्यूटेशन की वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहे थे। लेकिन जो आपके इन्फेक्शन वाले सेल्स हैं, बाहर से एंटीजन आया है, अब इसने हमारे सेल पे टारगेट किया है, अब हम इस टारगेट को इनिबिट करना चाह रहे हैं और इसको ठीक करेंगे एंटीबायोटिक की मदद से। लेकिन अर्चना, हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हम लोग ले रहे हैं ये हमारे सेल को डैमेज ना करे, ये सिर्फ उस ही एंटीजन के ऊपर काम करे ताकि वो एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाए और हमारा सेल सर्वाइव कर सके। लेकिन एंटी कैंसर्स में क्या हो रहा था, वो सेल को ही डिस्ट्रॉय कर रहा था, साइटोटॉक्सिक काम कर रहा था। तो यहाँ पर जब मैं कीमोथेरेपी वर्ड बोलूंगी तो इसका मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट नहीं है, इसका मतलब है जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ एंटीजन, उस केमिकल रिएक्शन को रोकने को हम यहाँ पे कीमोथेरेपी टर्म यूज करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है, बट मैं इसको समझाने से पहले जैसे हम हमेशा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वही इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहती हूँ, जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीबायोटिक। बिकॉज अगर हमें जर्नल प्रिंसिपल पता होंगे तो हमें काफ़ी बेसलाइन डाटा पता चल जाएगा एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंड देन आफ्टर हम अपने फर्स्ट पार्ट में क्लासिफाई करेंगे इन ड्रग्स को। इस वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इंट्रोडक्शन। ओके, सो गाइज, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स की तो हम सबको मालूम है कि प्रिंसिपल का मतलब होता है कब, ओके, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, ये ड्रग कैसे काम करती है, क्या इसके बेसिक्स है, तो वो सारा डाटा है हमारे पास। जब आप सबसे पहले देखोगे कीमोथेरेपी, तो मैंने क्या कहा था, यूज ऑफ केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके केमिकल रिएक्शंस को इनिबिट कर रहे हैं, किसको किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या टर्म यूज कर लेते हैं, हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं कीमोथेरेपी। ओके, एंटीबायोटिक्स क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर पाए जाते हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उस जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है उसको किल करने के लिए यूज करते हैं। लोहा ही लोहे को काटता है, उसी प्रकार से आपके जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। ओके, बस किया क्या जाता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनिबिट किया जाता है, या तो इनिबिट कर दोगे या तो किल कर दोगे। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पाए जा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में, होस्ट में। ओके, तो यानी हमारे ही सेल्स के ऊपर ये टारगेट कर रहे हैं और हमारे ही सेल के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एंटी कैंसरस का जो हमने पूरा का पूरा मोड ऑफ एक्शन पढ़ा है कहीं ना कहीं सेम होगा, बस फर्क इतना होगा कि वो डीएनए को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करता होगा, वो हमारे सेल को इतना ज्यादा हार्म नहीं करता होगा, वो उस बैक्टीरिया के डीएनए को डिस्ट्रॉय करता होगा। इज इट क्लियर? ऑलराइट, सेकंड, सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। गाइस, ये सिलेक्शन फिजिशियन का काम है, जिन्होंने एमडी कर रखी होती है मेडिसिन के अंदर, उनका काम है कौन सी बीमारी में क्या दवाई देना है। तो हमारा क्या रोल है, हमारा रोल है जस्ट अंडरस्टैंड होना, फेमिलियर होना उन शब्दों का जो डॉक्टर उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिख रहा है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो उस दवाई को पेशेंट के मुंह तक लेकर जाएंगे या आईवी थ्रू देंगे। इसीलिए हमें एंटीबायोटिक्स के सारे नाम पता होने चाहिए। सो वी विल स्टार्ट विद अर्चना। अर्चना, कितने एंटीबायोटिक्स के नाम आपको पता है? पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, वैंकोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, अरिथ्रोमाइसिन, अमीकासिन, यस, अमोक्सिसिलिन, मोनोसेप्टेक्सोन, एमोक्सिक्लेव, या एमोक्सिक्लेव बोल सकते हो, इकट्ठा अगर कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है तो। पेप्रेसिलिन, आपका जोसिन, सिप्रोफ्लॉक्स, लिनोजोलिड, मतलब ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। नॉट ऑल द एंटीबायोटिक्स, बट ये सारे के सारे आपकी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं। ओके, तो आप सबको नाम मालूम है इनके, लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। ये काम तो सब मरीजों को दिए जा रहे हैं, किसी को सिर्फ लिनोजोलिड देते हैं, किसी को सिर्फ ओफ्लॉक्स देते हैं, ऐसा क्यों? इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इस क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। So selection of antimicrobial agent is like one of the most important point. Number 1 point क्या है, identify of the microorganism. जैसे कि अर्चना, आपको अच्छे से पता होगा कभी भी एंटीबायोटिक ऐसे स्टार्ट नहीं कर देते हैं। We always do blood culture, urine culture, right, sputum culture, ये सब चीजें की जाती हैं
पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट दी जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि भाई अगर किसी को यूटीआई हो रहा है तो नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हमें मालूम है ये चीज़, वाई? बिकॉज वो कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को के बैक्टीरिया को, ई कोलाई को ठीक करता होगा, राइट? तो उसी प्रकार से आपका जो आइडेंटिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो हमें पता होनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगी? सैंपल ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, वेदर इट इज स्पूटम, वेदर इट इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एंड सेकंड, स्टेनिंग। स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैकग्राउंड है मेरा, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, इस पे आप ये ब्लू कलर के शब्दों को अच्छे से देख पा रही हो, राइट? व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लू कलर के शब्द आप अच्छे से देख पा रहे हो। अगर मैं व्हाइट पेन से लिखूं, क्या आप देख पाओगे? नहीं। इसी को हम स्टेनिंग बोलते हैं। या तो आप बैकग्राउंड चेंज कर देते हो, या तो आप आगे का एजेंट चेंज कर देते हो, तो दोनों में से कुछ एक प्रकार का कर दिया जाता है। तो सिंपल होती है हमारे पास स्टेनिंग, और डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है। तो वी हैव टू टाइप ऑफ स्टेनिंग, सिंपल और डिफरेंशियल। अगर मैं डिफरेंशियल की बात करूं तो ग्राम स्टेन सुना सब लोगों ने, वो डिफरेंशियल स्टेनिंग में ही आता है, जो अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया को, अलग अलग तरीके के वेक्टर्स को जो है फाइंड आउट करता है। और ये क्रिस्टन ग्राम ने दिया था, क्रिश्चियन या क्रिस्टन कुछ ऐसे ही नाम है, उन्होंने दिया था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? ग्राम स्टेनिंग। ओके, ऑल राइट। व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू नो? The second point is antimicrobial susceptibility. Okay, for example, कौन से ऐसे बैक्टीरिया को किल करने की दवाइयां हैं, कौन से ऐसे बैक्टीरिया को रोकने की मेडिकेशंस हैं। तो आपको एंटीमाइक्रोबियल की ससेप्टेबिलिटी क्या है, क्या वो स्टेटिक काम करते हैं या फिर वो साइडल काम करते हैं। तो इस प्रकार से भी हम एंटीमाइक्रोबियल को इस्तेमाल करते हैं कि मुझे रोकना है या फिर मुझे जड़ से खत्म करना है। तो इस प्रकार से भी आप जो है सिलेक्शन करते हो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक। इसका बेसिकली मतलब है मिमिक्री। ओके, सो मिनिमम इनिबिशन ऑफ कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। ओके, ये मेरे पास अर्चना एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाली दवाई की, ठीक है, और ये सारा मेरा बैक्टीरिया है, और मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप डाली। ओके, ओके, सो गाइस प्लीज हैव अ लुक। देखो अब मेरे पास यहाँ पर, सॉरी, आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी सेकेंड, मेरे पास ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया का ग्रोथ है, ठीक है। मैंने क्या किया, अरुणा राइट, करुणा, नाम का कंफ्यूजन तो रहेगा ही। सो करुणा, अब क्या किया मैंने यहाँ पे, इधर मैंने मेडिसिन का एक ड्रॉप डाला, इसने पूरा बैक्टीरिया किल कर दिया, साइडल इफेक्ट दिखाया। तो कहता है वो मिनिमम अमाउंट की कंसंट्रेशन वो ड्रग की जो इसको खत्म करने का काम करती है, उसके हिसाब से भी ड्रग दी जाती है कि कितना मिनिमम डोज दिया जाए कि ये बैक्टीरिया किल हो जाए। दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन फॉर सिलेक्शन ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। तो अगर मान लो मैंने एक ऐसी दवाई दी है, एक ड्रॉप रखा है जिसने पूरा ही खत्म कर दिया, सो दिस इज लाइक वेरी ग्रेट ड्रग, राइट। तो इन जो ड्रग्स का जो ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं, तो कुछ यही फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखकर आप डीओसी बनाते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन बाइंडिंग। किसकी कितनी ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग है आपको पता होगा। मेरा पूरा का पूरा बॉडी प्रोटीन से बना है, राइट, इवन हेयर, नेल्स, हर चीज प्रोटीन से बनी है। उसी प्रकार से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब की प्रोटीन होती है। तो भाई ये दवाइयों में कितनी ताकत है उन प्रोटीन से बाइंड करने की। सो उसके बेसिस के ऊपर भी क्या होता है अर्चना, आप मेडिसिन की सिलेक्शन करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेशेंट फैक्टर्स। पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सी ड्रग देनी है, कौन सी ड्रग नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इम्यून सिस्टम, पेशेंट का इम्यून सिस्टम कैसा है, एंड रीनल डिसफंक्शन कैसा है पेशेंट का, क्योंकि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि कैसी होती है, नेफ्रोटॉक्सिक, राइट। वो ड्रग्स जो है वो बिल्कुल भी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए आपके, राइट, माइक्रोलाइड्स हो गए, कुछ ड्रग्स बहुत ही ज्यादा कैसी रहती है, रीनल डिसफंक्शन लीड करती हैं। नेक्स्ट हिपैटिक डिसफंक्शन, अगर किसी का लीवर का कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऐसी ड्रग्स अवॉइड करोगे जिनकी वजह से लीवर डिसफंक्शन में जाता है। पोर परफ्यूजन, ओके। नेक्स्ट प्रेगनेंसी, लैक्टेशन वाली लेडीज, प्रेगनेंसी में हमने पूरा पढ़ा था कौन सी ड्रग देनी है, कौन सी ड्रग नहीं देनी है, तो आपको पता होना चाहिए है इसके बारे में भी। नेक्स्ट गाइस, व्हाट एल्स वी हैव, सेफ्टी ऑफ एजेंट्स। इसका थेरेपेटिक इंडेक्स कितना है और कितने में देना सही रहेगा, तो उसके हिसाब से भी आप ड्रग की क्या करते हो, सिलेक्शन कि कौन सी ड्रग्स की, एंटी माइक्रोबियल। क्या हमने ये चीजें
बाकी ड्रग्स में देखिए इतनी ज़्यादा नहीं, एंटीबायोटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्योंकि इतनी ज़्यादा वाइड क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक्स का कि आपको पर्टिकुलर कुछ कुछ ड्रग्स याद रखनी है और उनकी बीमारी के साथ याद रखनी पड़ेंगी आपको। इसीलिए हम इनको देख रहे हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। कॉस्ट ऑफ थेरेपी, जैसे मैंने बताया था कल आपको कि जो टारगेट सेल डेड करते हैं, टारगेट सेल ड्रग्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। दे चार्ज लाइक 25-35,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इसके ऊपर भी आपको जो है वो ड्रग को क्या करना पड़ता है रंजना, चूज करना पड़ता है। तो क्या क्या रूट होते हैं हमारे पास अर्चना? IV, IM, व्हाट एल्स? सबलिंगुअली, ओरली, वेरी गुड। तो गाइज रूट चूज करने से हमें क्या पता चलता है, मेटाबॉलिज्म का स्टेप, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है, ये हम ऑलरेडी फार्मा में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, आपने दवाई मुंह में ली, मुंह में जाने के बाद स्टमक में गई, स्टमक में वो टूट गई, जो 100 mg आपने डोज दिया वो 50 mg बचा सिर्फ, क्योंकि पेट में वो डाइजेस्ट हो गई। अब वो वहां से निकल के कहां जाने वाली है, आपके लीवर में। वेरी गुड, लीवर में जाएगी, वहां मेटाबोलाइज होगी और फिर और ज्यादा टूट जाएगी। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहां हुआ, स्टमक में हुआ, फिर लीवर में हुआ, और अब वो ब्लड में जाएगी कितनी सी, 20 mg। तो ऐसी ड्रग्स जिनका रूट आप गलत चूज कर लेते हो तो उससे वो ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए हमें ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितना है और बायोअवेलेबिलिटी कितनी है उसको मद्देनजर रखकर ही पेशेंट का रूट डिसाइड करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो रूट क्या देने वाले हैं वो डिपेंड करता है इस ड्रग की क्या बायोअवेलेबिलिटी है, इस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसी के हिसाब से हम जो है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, चूज करते हैं। ऑल राइट गाइज, अब आती है क्लासिफिकेशन। ओके, सो पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन बताऊंगी, फिर मैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट क्रिएट करूंगी। तो अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक्स बता रही हूं जो आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। सो गाइज, अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं अर्चना, तो एंटीबायोटिक्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रखा हुआ है। ओके, नंबर 1 केमिकल स्ट्रक्चर, उसके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है क्लासिफिकेशन। एग्जांपल, सल्फोनामाइड्स क्या है, क्या करते हैं, आपको अभी बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पढ़ दें आगे का आने वाला वक्त हमारा हम यही पढ़ेंगे, तो इट्स ओके, रिलैक्स। सो केमिकल स्ट्रक्चर पर इतना ध्यान रखना कि ये केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स, DHF, डाइहाइड्रोफोरेट। अर्चना एग्जांपल? यस, मिथोट्रेक्सेट, वेरी गुड। ऐसे ही आंसर आना चाहिए, जो मैं पूछूं एकदम तो एकदम आप सामने बैठे तो एकदम आंसर देना पड़ेगा। ओके, सो सल्फोनामाइड्स, फ्लोरोक्विनिन्स हो गए आपके, एंड बीटा लैक्टम, ये सब हम पढ़ेंगे। सो ये कैसी ड्रग्स हैं जो केमिकल स्ट्रक्चर पे काम कर रही, केमिकली। ओके, नेक्स्ट, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल्स। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस के ऊपर है, नाम, ऑर्गेनिज्म के इसके बेसिस पे भी है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, कोई नैरो स्पेक्ट्रम है, किसी का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। ड्रग्स करुणा ड्रग्स सेम रहेंगे, लेकिन आपका जो क्लासिफिकेशन का टाइप है वो चेंज होगा। ड्रग्स विल रिमेन सेम, बट कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन होती है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करती है, कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन है जो नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करती है। तो भाई ये भी एक क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। What next we have? We have type of actions. एक्शन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल, ऐसी ड्रग्स जो किल करती हैं, ऐसी ड्रग जो स्टॉप करती हैं, तो वो भी एक क्लासिफिकेशन का टाइप है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, जैसे कि फंगस से लिया आपने कुछ तो वो टाइप की एंटीबायोटिक, कुछ आपने बैक्टीरिया से लिया एंटीबायोटिक तो वो एक क्लासिफिकेशन है, आपने एसिटोमाइसिट से लिया तो वो भी एक क्लासिफिकेशन है। तो आप जहां से ले रहे हो उनको वो भी एक टाइप की क्लासिफिकेशन बन जाती है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से की जाने वाली क्लासिफिकेशन ही हमारी मेन क्लासिफिकेशन होती है। इसी के ऊपर ही मैं लिख दूंगी ये बैक्टीरियोसाइडल है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये है, ये वो है, तो उससे इजी हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली सेल वॉल को डैमेज करना। नंबर 2, प्रोटीन की सिंथेसिस को कम करना। नंबर 3, डीएनए की सिंथेसिस को डिक्रीज करना। आपके सामने एक डायग्राम है, तो आप इसको देख लो। कैसे आप देख सकते हैं, आप प्लीज एक बार नजर लगाएं, इनको हम पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। जस्ट अभी थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ इन ड्रग्स के बारे में। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इसका मतलब है मुझे पता होना चाहिए कि सेल वॉल कैसी है, कहाँ है, किधर होती है।
कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, दूसरा कैटेगरी। इसका मतलब है मुझे पता होना चाहिए है, इसका मतलब है मुझे पता होना चाहिए है कि कौन सी कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो लीकेज करती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, तीसरी क्लासिफिकेशन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशन की ड्रग्स हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशन है जो आरएनए को टारगेट कर रही है। ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशन है जो कि आपके डीएनए गायरेज को टारगेट कर रही है। ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशन है जो कि आपके डीएनए के फंक्शन में इंटरफेयर कर रही है। और ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशन है जो कि इंटरफेयर करती है आपके डीएनए के सिंथेसिस को, लेकिन वो एंटीबायोटिक नहीं है, वो कोई और कैटेगरी की ड्रग है। इज इट क्लियर? सो अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ओके, और ये अलग अलग तरीके से काम करती है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए है कि सेल दिखता कैसा है, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और कहाँ है सेल मेम्ब्रेन, कहाँ पे है आपका लीकेज फॉर्म मेम्ब्रेन, कहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस, कहाँ पे आरएनए, कहाँ पे डीएनए, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तभी आप इस क्लासिफिकेशन को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोड ऑफ एक्शन। तो ऐसी ड्रग जो सेल वॉल को इनहिबिट करेंगी वो कैटेगरी बन जाएगी आपकी पेनिसिलिन्स, फेलोस्पोरिन्स, साइक्लोसेरिन, बेसिटेरिन, सेसिन एंड वैंकोमाइसिन। तो वी विल स्टडी ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट इससे पहले हम लोग देखते हैं एक बार सेल का स्ट्रक्चर, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। सो गाइज, आप देख सकते हो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास करुणा, ये आप देखो, दिस इज अ डीएनए। ओके, दिस इज अ डीएनए एंड दिस इज अ सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल, this is the DNA and now this DNA will convert into two daughter cells. Okay, और कैसे होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी, पर मैं दोबारा से बता दूंगी, तो आप प्लीज देखिए। सबसे पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। उसके बाद वो बनाता है mRNA। कौन मदद करता है? हेलिकेज मदद करता है खोलने में, और टोपोआइसोमरेज मदद करता है उसकी टैंगलिंग को प्रिवेंट करने में। तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज ने टैंगल नहीं होने दिया डीएनए को, और आराम से हेलिकेज उसे ओपन करता रहा, और ओपन करने से बन गया हमारा mRNA। गॉट माय पॉइंट? नाउ दिस mRNA विल डू ट्रांसलेशन एंड विल मेक द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है? अब इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी बोल सकती है, सेल बनाओ, ये करो, वो करो, ये प्रोटीन सिंथेसिस कुछ भी कर सकता है। दिस इज द मेन जीन, मतलब ये एक कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन। इसके पास इंफॉर्मेशन एक जो आगे डिमांड दिया है, मेरा इस डीएनए ने जो डिमांड दिया है वो ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है। दिस इज अ नॉर्मल सेल। ओके, नाउ ये सेल मेम्ब्रेन आ गई। ऐसी ड्रग्स जो इस सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ओके, सो ये आ जाती है साइट ऑफ एक्शन फॉर सेल वॉल इनहिबिशन। एग्जांपल पेनिसिलिन, फेलोस्पोरिन्स, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन एंड बेसिट्रासिन। इज इट क्लियर गाइस? तो ऐसी ड्रग्स जो आपके सेल वॉल को तोड़ दें। ओके, अब इसको हम पढ़ेंगे और डीपली, सो जस्ट काम डाउन। ऑलराइट, अगला अब बात करने वाले हैं हम, इस ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दो, इस ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दो, जिससे प्रोटीन ही ना बने और जो इफेक्ट आना है वो आए ना। ओके, तो ऐसी कौन सी ड्रग है? इन ड्रग्स का नाम है साइट ऑफ एक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जो कि आपके प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामेफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड लिनेजोलिड। सो दीज आर द ड्रग्स जो आपको लर्न करनी है, क्योंकि मैं बहुत वाइड बताने वाली हूँ आपको इन ड्रग्स को, लेकिन आपको ये नाम कभी नहीं भूलने हैं। गॉट माई पॉइंट? ओके, द नेक्स्ट वी हैव द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो कि सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल में लीकेज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। रंजना, आप मुझे बता सकते हो एक सेल में लीकेज कैसे हो सकती है? एक सेल में लीकेज कैसे होगी? सेल की परमेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, और बढ़ने से क्या होगा? एक सेल में अगर परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसका क्या मतलब है? नहीं, थीन नहीं, एक्चुअली द थिंग इज सोडियम पोटेशियम। आपका जो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जितने भी आयंस मूव करते हैं वो कर रहे हैं,
अब सोडियम भी मूव करी जा रहा है, परमिबिलिटी बढ़ रही है, तो सेल में क्या हो जाएगा, एडिमा, स्वेलिंग। इसी प्रकार से कुछ भी चीजों की परमिबिलिटी बढ़ना मतलब कुछ भी, अमोनिया भी 1 मिनट में सेल में चला जाएगा, कुछ भी चीज अंदर जा सकती है, यूरिक एसिड जा सकता है, राइट, तो परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो ये ऐसी ड्रग्स है जो कि लीकेज कर देते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि आपका जो सेल के अंदर का जो परमिबिलिटी वो बढ़ जाए और ये जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो क्या कर जाए, डाई कर जाए, डेड हो जाए। ओके, सो इट विल इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द सेल, ताकि उस सेल की जो मेंटेनेंस थी, उस सेल का जो एक क्लोजर था वो खत्म हो जाए और कोई भी चीज अंदर एंटर करके उस सेल को खत्म कर दे। गॉट माई पॉइंट? ओके, सो ड्रग विच कॉज लीकेज अप टू द सेल मेम्ब्रेन, और ये काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की ड्रग है। एंड गाइस, इसमें आप लोगों ने एम्फोटेरिसिन बी सुना है कभी? कभी दिया है एम्फोटेरिसिन बी? कैसा दिखता है एम्फोटेरिसिन बी? अच्छा, ओके, कुछ और इसके बारे में जानकारी जो आपने कभी दिया है पेशेंट को, इन्फ्यूज किया है, तो उसको कभी आपने ऑटोक्लेव नहीं किया है, यानी मतलब गर्म पानी? नो नो नो, एम्फोटेरिसिन बी को आपने एक कंटेनर के अंदर डालते हैं हम लोग, ताकि वो कुछ देर के लिए अपना जो केमिकल रिएक्शन है वो चेंज करके अपना जो फिजियोलॉजिकल चेंज कर सके। ओके, या सो गाइस, यस, सो बेसिकली तो एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी है एम्फोटेरिसिन बी, हाँ उसमें भी यूज करते हैं, बट दिस इज मेनली इज योर एंटीबायोटिक कैटेगरी। ओके, सेकेंडली आपका जो एम्फोटेरिसिन बी है, इसका जो देने का तरीका होता है, हम एक्सटरलाइजर सा होता है उसमें इन्हें डाला जाता है, ताकि इनका क्योंकि केमिकली देखो ये आपके सेल की लीकेज को कर रहे हैं, राइट, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, और स्टरलाइज करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं, आयनाइज्ड से अनआयनाइज्ड फॉर्म में आते हैं, ताकि सेल को क्या कर सके, अंदर एंटर कर सके। ओके, दीज आर सॉल्युबल बन सके, वो उस नहीं देते हम लोग लाइट में, उसका बाइल ही बिल्कुल आपको डार्क कलर का मिलता है देखने को। एंड सेकेंडली दिस ड्रग विल बी बिकम सॉल्युबल आफ्टर स्टरलाइजिंग, क्योंकि इसका केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, ये इनसॉल्युबल ड्रग होती है, और जब आप इसको स्टरलाइज करते हो फिर ये अपने आप को सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट करती है। अब आप पेशेंट को दे सकते हैं, एंड देने के बाद जो है वो बहुत इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। दैट इज अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्स में काफी कॉमनली आईसीयू में इस्तेमाल होती है ड्रग। या कोलिस्टीन, ये भी हम बहुत कॉमनली देते हैं ओनली इन आईसीयू। तो गाइस, जब मैं बोलूं आईसीयू, इसका मतलब है दीज आर वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स। सो कोलिस्टीन, एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टीन, हाइमाइसिन, ये सारी हाइमेसिन, ये सारी ड्रग्स आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही हैं। ये सॉल्युबल ड्रग्स है जो सेल मेम्ब्रेन को करेंगी क्रॉस, क्योंकि ये सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज करने वाली है। नेक्स्ट गाइस, हमारे पास अगली जो कैटेगरी आती है दैट इज इंटरफियर विद द डीएनए फंक्शन एंड द सिंथेसिस। तो यहाँ पर जो आपका डीएनए काम कर रहा है, ये इसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर रहे हैं, इनके फंक्शन को खत्म। तो जब डीएनए का तुमने रेप्लिकेट ही नहीं होगा तो और डॉटर सेल नहीं बनेंगे, डॉटर सेल नहीं बनेंगे तो फर्दर आगे जाके और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, और ज्यादा डीएनए सेल प्रोटीन्स जो है डेवलप नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, रिफेम्पिन, okay, metronidazole, acyclovir and zidovudine. These are particularly will work on your DNA. They will work on your DNA. They will stop the function of the DNA and synthesis of the DNA. ये संजना synthesis of the DNA कौन से फेज में होती है? G1, G2, S फेज। G1 में तो रेडीनेस होता है, S फेज में क्या होता है? यस, एस फेज में सिंथेसिस होती है, क्योंकि G2 के अंदर तो भाई वो एक्यूरेसी कर रहा है, एक्यूरेसी चेक कर रहा है ताकि सेल अंदर जो डिवीजन हो सके। ये सेल साइकिल है, या इट्स सेल साइकिल जिसके फेजेस होते हैं G0, G1, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ये डीएनए को रेप्लिकेट करने वाली फेज होती है। पहले वो चेक करते हैं, रेडी करते हैं, मटेरियल बनाते हैं पहले G1 फेज में, फिर S फेज में वो सिंथेसिस करता है, डीएनए की कोशिश करता है सिंथेसिस करने की, फिर G2 फेज आता है जिसमें वो बिल्कुल एक्यूरेसी चेक करते हैं, कौन सी कुर्सी को रखना है, कौन सी कंडम है, इसको बाहर फेंको, इस डीएनए को रखेंगे, इसको बाहर फेंकेंगे। तो दे जस्ट चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डीएनए, एंड इन योर M फेज, माइटोटिक फेज में सेल की डिवीजन हो जाती है। ओके, G2 फेज जो है वो एक्यूरेसी चेक करता है, एंड द लास्ट इज M फेज जो कि उस सेल को डिवाइड करता है। तो दीज आर द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, ओके, जो कि डीएनए बनने में मदद करते हैं। सो G0, G1, S फेज,
G2 और G1 के बीच में S फेज आता है, फिर G2 आता है और फिर M फेज आता है. ओके, ऑलराइट. एंड गाइस, लास्ट कैटेगरी विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इज योर इंटरफियर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म. तो अर्चना, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? योर प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स, उनको ब्लॉक करने का मतलब होता है मेटाबोलाइट्स को इनिबिट करना. तो एग्जांपल क्या है? सल्फोनामाइड्स. मैंने अभी भी बताया, अभी भी मैं इन्होंने बताया था कि मिथोट्रेक्सेट भी आपका जो है वो DH या DHF को अवॉइड करता है. एंड यस मैम, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मरकैप्टोप्यूरिन? वो कौन से कैटेगरी में आता है? मरकैप्टोप्यूरिन, मरकैप्टोप्यूरिन अल्कलाइन, एंटी मेटाबोलाइट्स. गुड. और ये किस फेज पे काम करते हैं? हाँ, सही तो बोल रहे हैं वो, एस फेज. शी इज राइट, एस फेज में काम करते हैं. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन अर्चना, डोंट कंफ्यूज पीपल, शी ऑलवेज डू सच काइंड ऑफ स्टफ. ओके गाइस, फिर से आ जाते हैं वापस. DHF, THF. अब ये क्या है? करुणा, बेसिकली हमारा जो एक सेल होता है, इस सेल के अंदर ये सब स्ट्रक्चर तो देखने को मिल रहा है आपको, राइट? लेकिन ये जो DNA का जो प्यूरिन और पिरामिडिन जिनसे DNA बनते हैं, उसके साथ एक फॉलिक एसिड भी होता है. आपने सुना होगा प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड देते हैं, राइट? वाई? सेल ग्रोथ. रिमेंबर, सेल ग्रोथ के लिए हम कहते हैं फॉलिक एसिड को पहले ही खाना स्टार्ट कर दो प्रेगनेंसी से, क्योंकि वो फॉलिक एसिड जो है वो सेल की ग्रोथ कर रहा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होंगे. आयरन भी आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं 3rd मंथ पे, ताकि जो बेबी का जो आयरन, मदर का जो आयरन है वो इंक्रीज करे, राइट? दैट फॉलिक एसिड इज बेसिकली सेल ग्रोथ में काम करता है, सेल डिवीजन. तो ये फॉलिक एसिड बेसिकली DHF की फॉर्म में पाया जाता है एक सेल के अंदर. फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोफोरेट, और ये कन्वर्ट होता है THF में, और फिर यहां से ये सेल को ग्रो करने में मदद करता है. ये मेटाबोलाइट्स हैं. तो कैंसर में तो मैं नहीं चाहती हूँ सेल डिवाइड हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसी कैटेगरी की ड्रग्स जो DHF को ब्लॉक कर देती हैं, वो ड्रग्स हमारी जो है वो मरकैप्टोप्यूरिन, मिथोट्रेक्सेट, ये ड्रग्स आ जाती हैं जो कि DHF को रिडक्टेज करती है, उनको ब्लॉक कर देती है, ताकि सेल डिवाइड ही ना हो. तो ये जो कैटेगरी देख रहे हो, इंटरफियर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, ये इसी कैटेगरी की ड्रग्स हैं, जो कि प्यूरिन, पिरामिडिन्स, या दीज आर नॉट कैंसरस बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन कैंसर सेल. दीज ड्रग्स आर वर्किंग ऑन नॉर्मल सेल्स जो कि किसी बैक्टीरिया की वजह से खराब हो रखा है. तो हम किसकी प्रोटीन को डैमेज कर रहे हैं? हम उस बैक्टीरिया के DNA को डैमेज कर रहे हैं, हम उस बैक्टीरिया के फॉलिक एसिड को डैमेज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इज इट क्लियर द डिफरेंस? सो अगर मेरे खुद के सेल में भी प्रोटीन है और एक बैक्टीरिया के सेल में भी प्रोटीन है, अगर मैं खुद के सेल को किल करूंगी तो वो मिथोट्रेक्सेट होगा. लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया के प्रोटीन को, बैक्टीरिया के फॉलिक एसिड को डैमेज करने की कोशिश कर रही हूँ, मेटाबोलाइट्स को डैमेज करने की कोशिश कर रही हूँ, देन द ड्रग्स विल बी सल्फोनामाइड्स, ओके, सल्फोन्स एंड पास, trimethoprim and your pyrimethamine and ethambutol. So these drugs will kill, these drugs will destroy. किसको destroy करेंगे ये? DHF. Okay? Yes, anti-tuberculin drug है. Yes, that is true. ओके गाइस, तो अब हम इस वीडियो को यही स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं द मेन क्लासिफिकेशन, जिसे हमें आराम से करना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्ड.